वेलकम टू पांडे कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपको पता है हम करवा रहे हैं पिछले लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और लगभग फर्स्ट चैप्टर में हमने पहला पार्ट आपको दे चुके हैं। आज है फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 सालों के और लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हम करवाएंगे और लगभग पूरा पेपर बोर्ड का इसी से आने वाला, यही कोशिश रहेगी। तो हम करवा रहे थे पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका था, आज आना है सेकंड पार्ट। उसके हर टाइप के सवाल जो बचे थे वो और साथ ही पिछले 5 साल के जो आने वाले सवाल हैं वो करवाने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो पार्ट का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे कुछ देर बाद दिख जाएगा। जैसा कि हमने कहा है कि आपकी स्क्रीन पे आज का फर्स्ट सवाल दिख गया होगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करूं जिसको 70 से और 125 को भाग देने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी, कोई एक संख्या है जिसका भाग अगर हम 70 में दें, 70 में दे तो कितना शेषफल प्राप्त हो? 5। और इसी संख्या का भाग अगर हम 125 में दें तो शेषफल कितना प्राप्त हो? 8। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को समझ जाओगे तो तुरंत फटाक से कर लोगे। कह रहा कोई एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, अगर उस संख्या का भाग 70 में दिया जाता है, अगर उस संख्या का भाग 70 में दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 5। अगर उसी संख्या का भाग अगर 125 में दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। ध्यान रखना, कोई एक संख्या है। कह रहा ये जो संख्या है कोई एक संख्या है जिसका भाग 70 में दिया जाता है तो शेषफल 5 और इसी संख्या का भाग अगर 125 में दिया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो कह रहा वो कौन सी संख्या है, पर वो संख्या क्या होनी चाहिए? अपने आप में बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है? वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग 70 में दे तो शेषफल 5 और उसका भाग अगर 125 में दे तो शेषफल 8। बड़ी से बड़ी ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं ध्यान रखना, बोर्ड पेपर में बहुत आते हैं। क्या करेंगे? हमने देखा इस संख्या का अगर पहली संख्या में भाग देंगे तो शेषफल, यानी कि पहली संख्या और इससे जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वही है। ये दूसरी संख्या है और इसका जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वही है। कैसे करेंगे इस टाइप को? ये पहली संख्या है तो क्या करेंगे? पहली संख्या से पहले के शेषफल को घटाएंगे। हम क्या करेंगे? पहली संख्या से पहली संख्या क्या है? 70 और इससे आने वाला शेषफल क्या है? 5। पहली संख्या जो है उससे उसके शेषफल को घटा देंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे? जो दूसरी संख्या थी जिससे इसको भाग देने पे 8 प्राप्त हो रहा है, दूसरी संख्या और इससे क्या शेषफल प्राप्त हो रहा था? 8। तो दूसरी संख्या से उसके शेषफल को घटाएंगे। तो 125 हमने क्या घटा दिया? 8। कितना बचा? 117। ध्यान रखना, पहली संख्या जो उससे शेषफल बच रहा था उससे घटा दिया, दूसरी संख्या जो उससे शेषफल बच रहा था उसको घटा दिया। ये दो संख्या हमारे पास आई 65 और 117। दो संख्या हमारे पास आई 65 और 117। अब क्या करना है? 65 और 117 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान रखना 65 लासा लो, सॉरी गुणनखंड करो। कैसे करेंगे? 5 13 13 एकम 13। कोई दिक्कत है? अब क्या 117 का 9 कितने बार जाएगा बताओ जरा? 9 एकम 9 9 23 27 13 एकम 13। पहली जो संख्या है, जो पहली संख्या है, पहली संख्या के जो गुणनखंड है वो क्या है? हमने देखा पहली संख्या के जो गुणनखंड है वो है 5 गुणे 13 और दूसरी संख्या के क्या गुणनखंड है? दूसरी संख्या के जो गुणनखंड है वो क्या है बताओ जरा? 9 गुणे 13। इसमें से कॉमन क्या संख्या है? कॉमन 13 है। क्या कॉमन है? 13। यही क्या हो जाएगी? इसका एचसीएफ। और जो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगी, जो इन दोनों संख्याओं को क्या होगी? एचसीएफ, वही होगी हमारी बड़ी से बड़ी संख्या। इस संख्या का अगर इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा और इसी संख्या का अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यही संख्या में ज्ञात करनी थी। तो हमारा 13 क्या हो गया? आंसर। 13 हमारा क्या हो गया? यही क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत है इस सवाल में? बताओ जरा। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर से रिपीट कर देंगे अगर कभी किसी कोई दिक्कत हुआ करेगी। अगले सवाल पे आते, फटाक से आओ। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दिया गया, कह रहा है दो संख्याएं हैं 255 और 867। कह रहा है दो संख्याएं हैं 255, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 255 और 867 दो संख्याएं हैं। कह रहा है इसका जो एचसीएफ है, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना दे रखा है? 51। तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करूँ। तो क्या कह रहा है? एलसीएम ज्ञात करूँ। चलो एलसीएम ज्ञात करते हैं।
ये दो संख्याएं, इसका SCF ये दे रखा है 51 क्या है SCF, कह रहा है LCM ज्ञात करो। तो फर्स्ट संख्या क्या है हमारी, फर्स्ट संख्या है 255, सेकेंड संख्या क्या है बताओ जरा, सेकेंड संख्या है 867। इन दोनों संख्याओं का जो SCF है यानी कि SCF कितना दे रखा बताओ जरा 51, कह रहा है LCM ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, LCM फाइंड कर रहा हूँ। तो हमें फार्मूला पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे SCF। क्या कल ये फार्मूला नहीं हमने डिस्कस किया था पहले पार्ट में कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू SCF, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब देखो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 255, दूसरी संख्या कितनी 867, LCM कितना है बताओ जरा, LCM में फाइंड करना है। SCF कितना दे रखा है 51। अब देखो यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो 255 इंटू 867 बराबर LCM में फाइंड करना है। SCF कितना दे रखा है 51, कितना दे रखा है 51। यहाँ से अगर LCM में फाइंड करना होगा तो 255 इंटू 867 अपॉन 51। जरा फाइंड करो, कैलकुलेट करो LCM, जरा 10 सेकंड का टाइम देते हैं, 20 सेकंड का। आई थिंक फाइंड हो गया होगा। LCM क्या आ जाएगा 4335। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 51 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ये सब आपका काम है। LCM आ गया आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है इस टाइप का, पर इसलिए बताया क्योंकि 2022 में, 2023 में और इससे पहले वाले आने वाले सालों में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो ये एक लघु का क्वेश्चन आया है 4 नंबर में, तो हमने सोचा एक बार फिर से डिस्कस कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसलिए, हालांकि सिंपल है पर आ रहा है बार बार, तो डिस्कस करना पड़ा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाक से। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा ज्ञात करो, लासा ज्ञात करो। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन मिल जाएगा 96 और 404 का, किसका लासा और मासा क्या कह रहा है 96 और 404 का, कह रहा है लासा ज्ञात करो और मासा ज्ञात करो। दो चीज़ें ज्ञात करनी, इसका मासा भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, लासा भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 96 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। वही सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 9 में, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 12, भाग देंगे 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो 96 के फैक्टर क्या है, पहली संख्या क्या का गुणनखंड लिखेंगे तो क्या है, चलो पहले गुणनखंड वहाँ लिखते हैं। 96 के फैक्टर ये कर लिए। दूसरी संख्या क्या है 404, 404 के अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर फैक्टर करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। क्या 101 किसी से कटता है, नहीं 101 किसी से नहीं कटता है। 101 एक अभाज्य संख्या होती है, केवल ये 101 से ही कटता है। तो पहली संख्या गुणनखंड क्या है, हम कहेंगे पहली संख्या के गुणनखंड। पहली संख्या गुणनखंड क्या है, देखना पहली संख्या गुणनखंड है 2 2 2 2 2। कितने बार है, 2 5 बार है, 1 2 3 4 और 5 बार 2 और 1 बार 3 है। दूसरी संख्या के क्या गुणनखंड है, देखो दूसरी संख्या के जो गुणनखंड है, दूसरी संख्या गुणनखंड क्या है 2 2 इंटू 101, तो 2 गुणे 2 गुणे 101, ये है दूसरी संख्या गुणनखंड। अब SCF कैसे फाइंड करेंगे, जो कॉमन मिलेगा वही SCF होगा। देखो 2 इसमें भी कॉमन मिल रहा है, 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 और कुछ कॉमन मिल रहा नहीं, तो क्या हो जाएंगे SCF बराबर क्या हो जाएगा, SCF बराबर 1 2 कॉमन मिला और 2 भी 2 कॉमन मिला, तो SCF क्या हो गया 4। देखो 2 कॉमन मिला तो 1 बार 2, 1 और 2 कॉमन मिला तो 1 और बार 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा SCF 4। LCM कह रहा है LCM भी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, LCM। तो ध्यान रखना जो कॉमन मिला वो एक एक बार लिखेंगे। जैसे 2 एक बार कॉमन मिला तो 2 लिख लिया, 2 एक और कॉमन मिला 1 और लिख लिया, बाकी जितने बच्चे अब सबको लिख लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और क्या बचा 101। जितना बचा उसको एक बार लिख लो। और चलो इसके फैक्टर करो, LCM इसका गुणनखंड करो और LCM ज्ञात करो। चलो LCM आई थिंक आएगा 9696, ये आंसर आएगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से हम ये लिख दे रहे हैं, शायद थोड़ा लाइट आ रहा हो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, कोई दिक्कत है। LCM भी आ गया, हमारे पास क्या आ गया, ये SCF भी आ गया, SCF भी आ गया। SCF क्या आया, बराबर में 2 गुणे 2 बराबर में 4,
कोई दिक्कत है? एक ये आंसर और एक ये आंसर, कोई दिक्कत है? इस टाइप का सवाल भी हो गया। चलो अगले सवाल में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आ रहा है लगभग, और जनरली इस वाले क्वेश्चन को बच्चों मोस्ट ऑफ रखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हम समझा रहे हैं, अगर एक एक स्टेप समझोगे तो हम दावा कर सकते हैं ये क्वेश्चन हमारे समझाते हुए ही तुम लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा और रटने की जरूरत नहीं है। और हर साल क्वेश्चन में आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग में आता है या तो 7 नंबर में या तो 4 नंबर में। तो हमने बताया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि क्या सिद्ध करना है? √2 परिमेय संख्या नहीं है। क्या सिद्ध करना है? √2 परिमेय संख्या नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या सिद्ध करना? √2 परिमेय संख्या नहीं है। हम हमेशा बताते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझाने की, एक्सप्लेनेशन करने जब भी हम कहते हैं किसी चीज़ को प्रूफ करना, जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक नॉर्मली एग्जांपल हमेशा क्लास में देते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे हम ये कहें, फॉर एग्जांपल, जैसे कोई वस्तु रख दी जाए और कहा जाए कि प्रूफ करो ये वस्तु फ्रिज है या नहीं। कोई एक वस्तु रख दी जाए और प्रूफ करने के लिए कहें कि प्रूफ करो ये वस्तु फ्रिज है या नहीं। अब कैसे प्रूफ करोगे इसको? हम कहेंगे कि मान लेते ये फ्रिज है, मान लेते हैं ये क्या है? फ्रिज है। हालांकि प्रूफ करनी है कि नहीं हमें नहीं पता क्या है, प्रूफ करनी तो, पर हम मान लेते हैं क्योंकि फ्रिज प्रूफ करना या तो है या नहीं, इसमें प्रूफ करना तो हमने मान लिया ये फ्रिज है। फिर क्या करेंगे? अगर मान लिया ये फ्रिज है तो अब हम देखेंगे फ्रिज की कौन कौन सी 2 क्वालिटीज होती हैं। तो हमने देखा पहली क्वालिटीज, हमने देखा फ्रिज में अगर किसी सामान को रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, फ्रिज बर्फ़ भी जमा सकता है, फ्रिज के अंदर मान लो फ्रीऑन गैस होती है। ऐसी 2-3 क्वालिटीज़ हमने देख ली कि फ्रिज के अंदर 2-3 क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। अब ये तीनों क्वालिटीज़ इसमें अप्लाई करवाएंगे। अगर ये तीनों क्वालिटीज़, हमने मान लो कोई सामान रखा इसके अंदर ठंडा नहीं हुआ, कोई पानी रखा बर्फ़ में तब्दील नहीं हुआ, अंदर देखा तो इसमें फ्रीऑन गैस नहीं भरी हुई, अगर ये तीनों क्वालिटीज़ में अप्लाई हो जाती है तो जो हमने मानना होगा वो ठीक है। और अगर ये तीनों फ्रिज मानने के बाद अगर ये तीनों कंडीशन में फ्रिज की अप्लाई करी और अप्लाई नहीं हुई तो ये फ्रिज नहीं है, जाहिर सी बात है। तो किसी भी चीज़ को प्रूफ करना रहता है कि ये फ्रिज है या नहीं, तो उस चीज़ को पहले मान लेते हैं, ठीक है। फिर मानने के बाद क्या करते हैं, उसकी जो क्वालिटीज होती है वो हम देखते हैं कौन कौन सी है, और फिर उस क्वालिटीज को उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर अप्लाई हो जाती है तो जो चीज़ माना था वो सही है, प्रूव हो गई, और अगर नहीं होती है तो वो चीज़ नहीं है, ये प्रूव हो गया। समझ में आया? तो हमको क्या करना है, हमने ये इसलिए समझाया क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए उदाहरण पर्याप्त रहता है। तो हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ये संख्या परिमेय है कि नहीं है। तो हम क्या √2 को मान लेते परिमेय संख्या है। हम क्या मान लेते हैं? √2 क्या है? परिमेय संख्या है। फिर देखेंगे परिमेय संख्या की कौन सी क्वालिटीज होती है, वो 2 क्वालिटीज इस पे अप्लाई करेंगे। अगर वो 2 क्वालिटीज अप्लाई हो जाती है तो परिमेय है, और अगर नहीं हो पाती वो 2 क्वालिटीज तो ये √2 परिमेय संख्या नहीं होगी, और जैसा होगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करना √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? माना √2 परिमेय संख्या है। मान लेते हैं √2 क्या है? परिमेय संख्या है। अब हमको परिमेय संख्या की क्वालिटीज पता होनी चाहिए, वो 2 क्वालिटीज इसमें रखेंगे। अगर क्वालिटीज अप्लाई हो जाती हैं तो है, नहीं होती तो नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो √2 जो है, देखना ध्यान से समझना, जो √2 है। अच्छा, परिमेय संख्या क्वालिटीज क्या होती है? 2 क्वालिटीज देख लो। जनरली परिमेय संख्या क्या होती है? अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो एक तो P/Q के रूप में होनी चाहिए, P/Q के रूप में होनी चाहिए। भैया उदाहरण मतलब जैसे 3/4, 4/5, ये देखो बिल्कुल P/Q के फॉर्म में, तो एक तो परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में, देखो ये। दूसरी परिमेय संख्या का क्वालिटीज होती है, दूसरी क्वालिटीज होती है कि परिमेय संख्या जो होती है, जो अंश और हर होता है परिमेय संख्या का, वो शाहबाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शाहबाज। भैया इस चीज़ को नहीं समझे, ये बताओ शाहबाजी क्या होता है? मतलब जैसे 8/10 लिखा है तो ये शाहबाज नहीं है। क्यों नहीं शाहबाज है? क्योंकि ये संख्या भी 2 से कट जाती है और ये संख्या भी किससे कट सकती है? 5 से। समझ में आया? अगर अंश और हर किसी भी एक संख्या से ना कटे, तो क्या होगी? शाहबाज। और अगर अंश और हर किसी एक संख्या से कट जाता है तो क्या होगी? शाहबाज नहीं होगी। जैसे 20/15 है, ये भी 2 से कट जाता है, सॉरी ये भी 5 से कट जाता है, 5 चौको 20 और 5 से 15, ये दोनों ही संख्या किसी एक संख्या से कट जाती है। ये भी 5 से कट जाता है और ये भी 5 से कट जाता है। क्योंकि दोनों ही संख्या किसी एक संख्या से कट जाती है तो ये शाहबाज नहीं है। तो ये दोनों संख्या शाहबाज नहीं है। शाहबाज कौन सी संख्या होगी? देखो जैसे 5/3, क्या ये किसी एक संख्या से कट सकती? नहीं। क्या 3 से ये 3 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा। कोई भी एक संख्या अगर लेना चाहे और उस संख्या से इन दोनों काटना चाहे तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिस एक संख्या से ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। अगर नहीं है तो मतलब ये क्या हो गई? शाहबाज संख्या हो गई।
स्टॉप कर लो। तो हमने जैसे बताया कि दूसरी जो परिमेय संख्या की क्वालिटी होती है वो क्या होती है, 5/3 जैसे, मतलब ये दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं। देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो इन दोनों काट पाए, मतलब कोई एक ऐसी संख्या नहीं जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। अगर कोई एक संख्या नहीं जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, यानी कि 5/3 क्या है, को प्राइम है, और 5/3 P/Q के रूप में भी है, को प्राइम भी है। तो हम कह सकते हैं 5/3 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की दो क्वालिटी होनी चाहिए, एक P/Q के रूप में होनी चाहिए, दूसरा जो P और Q है वो क्या होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। मतलब ये दोनों किसी एक संख्या से कटने नहीं चाहिए, ना ही आपस में ये कटने चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने अगर √2 को परिमेय संख्या माना है, तो अब परिमेय संख्या की दोनों क्वालिटीज हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। पहली क्वालिटीज क्या होती है, P/Q। तो हम मान लेंगे चूंकि √2 परिमेय संख्या है, तो √2 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की पहली क्वालिटीज क्या होती है, उसका P/Q फॉर्म, तो इसको P/Q के बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है, दोनों क्वालिटीज अप्लाई करेंगे, देखते हैं। तो हमने मान लिया √2 बराबर P/Q, क्योंकि वो परिमेय संख्या की क्वालिटीज है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का हमने वर्ग करा और P/Q का वर्ग करा। √2 का वर्ग करा तो कितना आया, 2, और P/Q का वर्ग करा तो P²/Q²। कोई दिक्कत है, इधर लिया 2Q² बराबर क्या आ गया, P²। अब देखो ये बताओ, क्या ये 2Q², ये जो 2Q² संख्या है, क्या ये 2 से विभाजित होती है? हाँ, सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर इस संख्या में 2 का भाग देंगे तो देखो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। क्या ये 2Q² 2 से विभाजित होगी? तो हम जानते हैं 2Q² कैसे नहीं विभाजित होगी, सीधे सीधे दिख रहा है, आगे 2 है, 2 से तो सीधे सीधे विभाजित हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो 2Q² है 2 से विभाजित है। 2Q² संख्या किसके बराबर है, P² से। जो संख्या 2Q² है वही P² है, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर 2Q² 2 से विभाजित है, 2Q² 2 से विभाजित है, तो क्या P² भी 2 से विभाजित नहीं होगी? होगी, क्योंकि ये दोनों संख्या समान है। तो अगर 2Q² 2 से विभाजित है तो P² भी किससे विभाजित होगी, 2 से। तो हम कहेंगे P² किससे विभाजित है, 2 से। कैसे विभाजित है हमने बताया, क्योंकि हमने बताया 2Q² 2 से विभाजित है, क्योंकि 2Q² P² के बराबर है, तो P² भी किससे विभाजित होगी, 2 से। एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाजित है तो उसका रूट भी 2 से विभाजित होगा। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, जैसे हमने कहा मान लो 16 है, 16 है, ये 4 से विभाजित होता है। 16 क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 4 से विभाजित है, अगर इसका रूट करो कितना आएगा, 4। तो देखो 4 भी 4 से विभाजित हो जाता कि नहीं। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो उस संख्या का रूट भी उस संख्या से अपने आप विभाजित हो जाता है। तो हमने कहा देखो P² चूंकि 2 से विभाजित है, तो P का रूट लेंगे तो क्या आएगा, तो हम कहेंगे P भी किससे, 2 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। हमने कहा कि चूंकि P² 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाजित हो जाएगा। कैसे विभाजित हो जाएगा, हमने ये पूरा करके दिखाया। अब इसके आगे चलते हैं, देखो आगे समझते हैं। अब हम क्या मानेंगे, P को 2C मानेंगे। P को 2C क्यों मानेंगे, क्योंकि जिस तरह हमने ये प्रूफ किया है कि P भी 2 से विभाजित होगा, उसी तरीके हमको ये भी सिद्ध करना है कि Q भी 2 से विभाजित होगा। ऐसा क्यों सिद्ध करना, जब लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल के लिए मांग लेते हैं, लास्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा निष्कर्ष में क्या हो रहा है। तो हम मानेंगे P बराबर 2C। हम मानते हैं, माना P बराबर 2C, ठीक है। P बराबर 2C माना, तो हमने क्या माना, 2Q² बराबर P बराबर 2C रख दो, 2C का स्क्वायर। अगर यहाँ पर P बराबर 2C रखा तो 2Q² बराबर P का स्क्वायर, 2Q² बराबर P बराबर क्या रखा, 2C का स्क्वायर। 2Q² बराबर क्या हो जाएगा, 4C²। ये इससे काटा तो Q² बराबर क्या आ जाएगा, 2C²। अब देखो ये बताओ, क्या 2C² 2 से विभाज्य है? सीधे सीधे दिख रही है, 2C² है, 2 से विभाजित करो, साफ साफ कट रहा है। तो 2C² किससे विभाज्य है, 2C² 2 से विभाज्य है। अगर ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य है तो 2C² किसके बराबर है, Q² के। तो अगर 2C² विभाज्य है तो Q² विभाज्य होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। जो इससे जो विभाज्य होगा ये भी वैसी होगी सेम। तो अगर 2C² 2 से विभाज्य है तो Q² भी किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। तो हम कहेंगे Q² 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। और अभी हमने बताया अगर किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाज्य है तो उसका रूट भी 2 से विभाज्य होगा। तो अगर Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। Q भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अच्छा,
हमने पहले बार प्रूव किया कि P भी 2 से विभाजित हो जाएगा, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या हमने सिद्ध किया कि Q भी 2 से विभाजित हो जाएगा। और हमने क्या माना था, P अपॉन Q क्या है, परिमेय संख्या है। P अपॉन Q क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो P अपॉन Q √2 बराबर हमने P अपॉन Q माना था। √2 और P अपॉन Q दोनों ही परिमेय संख्या है। अब P अपॉन Q देखो, P भी किससे विभाजित है, 2 से, और Q भी किससे विभाजित है, 2 से। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होगी तो जाहिर सी बात है उसके मल्टीपल में 2 जरूर आ रहा होगा। जैसे उदाहरण तौर पर, जैसे मान लो 15 है, मान लो 10 है, 10 किससे विभाजित है, 2 से। तो जाहिर सी बात है अगर 10 का तुम गुणनखंड करोगे तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2। तो देखो 10 के मल्टीप्लाई में 2 जरूर आ रहा होगा। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो जाहिर सी बात है उसके मल्टीपल में 2 जरूर आ रहा होगा, पक्का। जैसे मान लो 20 है, 20 मान लो 4 से विभाजित हो गई, तो अगर तुम इसके गुणनखंड करोगे तो 4 गुणे 5। देखो अगर ये संख्या 4 से विभाजित है तो देखो इसके गुणे में कहीं ना कहीं 4 अपने आप आ गया। कोई भी संख्या जिस संख्या से विभाजित होती है तो जाहिर सी बात है उस संख्या के गुणनखंड में वो नंबर कभी ना कभी आया होगा जरूर। जैसे 10 2 से विभाजित अगर है तो हमको पता है कि 10 के मल्टीप्लाई में 2 आया होगा। 20 4 से अगर विभाजित है तो हमको पता है 20 के मल्टीपल में 4 कहीं ना कहीं आया होगा। तो हमने देखा कि जैसे अगर P 2 से विभाजित है तो P अगर 2 से विभाजित तभी हो सकता है जब P के मल्टीपल में 2 आया होगा। मतलब P जो भी संख्या होगी उसके मल्टीपल में गुणनखंड में 2 जरूर आया होगा, तभी वो 2 से विभाजित है। अगर मल्टीपल में 2 ना आया होता तो 2 से विभाजित ना होना। Q अगर 2 से विभाजित है तो इसके गुणनखंड में कभी ना कभी 2 आया होगा, जैसे भी आया हो तभी ये 2 से विभाजित है। और मान लो अगर ये P है, ये Q है, और इसके मल्टीपल में अगर 2 आया होगा, मान लेते हैं P के मल्टीपल में 2 आया होगा और Q के मल्टीपल में 2 आया होगा, तो कोई भी एक संख्या 2 इसको भी काट देता, 2 इसको भी काट देता। P के मल्टीपल में भी 2 आया होता, Q के मल्टीपल में भी 2 आया होता, तो वो जो 2 है वो इसको भी काट देता, उसको भी काट देता। और अगर ये संख्याएं आपस में कट जाती, कोई एक संख्या इसको भी काट देता, इसको भी काट देता, तो क्या ये सह अभाज्य रह पाता? नहीं। तो यहाँ तो ये प्रूव हो रहा है, चूंकि दोनों के 2 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है और 2 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो कोई एक संख्या इसको दोनों को काट दे रही है, दोनों काट दे रही, तो यानी कि सहअभाज्य नहीं निकल रहा है। यहाँ तो ये सिद्ध हो गया कि P अपॉन Q सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। पर और चूंकि P अपॉन Q सहअभाज्य नहीं है, P अपॉन Q सहअभाज्य नहीं है, अगर P अपॉन Q सहअभाज्य नहीं है तो क्या परिमेय संख्या हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या की 2 क्वालिटी है। एक P अपॉन Q का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, P अपॉन Q का फॉर्म हो सकता है, पर दूसरी क्वालिटी क्या थी? P और जो Q होने चाहिए वो सहअभाज्य होने चाहिए। पर जब हमने पूरा सिद्ध करा तो हमने ये देखा जो हमने P अपॉन Q यहाँ पर माना था वो सहअभाज्य नहीं निकला। क्यों नहीं निकला वो बताया, क्योंकि P अपॉन Q सहअभाज्य नहीं निकला, यानी कि वो परिमेय संख्या भी नहीं होगा। और अगर P अपॉन Q परिमेय संख्या नहीं होगा तो P अपॉन Q हमने परिमेय संख्या किसके बराबर माना था? √2। P अपॉन Q किसके बराबर? √2। अगर P अपॉन Q परिमेय संख्या नहीं निकला तो इसका मतलब √2 भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं अतः, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, देखना ध्यान से, हम कह सकते हैं अतः, हम लिखेंगे चूंकि, हम लिखेंगे चूंकि 2 उभयनिष्ठ है P और Q दोनों में, P और Q दोनों में, अतः P और Q सहअभाज्य नहीं है। अतः P अपॉन Q बराबर √2 से कह सकते हैं √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, बात वही है, चाहे परिमेय संख्या नहीं या अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड दैट। समझ में आया? इतना बड़ा सवाल है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एक बार 20 सेकंड में पूरा सवाल फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग में आता जरूर है, ध्यान से समझना। हमने कहा क्वेश्चन था कि सिद्ध करो √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो हमने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे मान लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। फिर जब हमने मान लिया तो अब हमको परिमेय संख्या की 2 क्वालिटी पता होनी चाहिए, वो 2 क्वालिटी हमको पता थी, हम अप्लाई करेंगे। तो पहली क्वालिटी क्या थी कि √2 बराबर P अपॉन Q। पहली बात तो परिमेय संख्या P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो हमने मान लिया P अपॉन Q के फॉर्म में है। इसके बाद P अपॉन Q क्या होने चाहिए? सहअभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सहअभाज्य। तो हमने मान लिया P अपॉन Q क्या है?
√2 बराबर P/Q और P/Q क्या है सहभाज। दोनों पक्षों का वर्ग किया, √2 का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, यहाँ से P² बराबर क्या निकाल लिया 2Q²। साफ साफ दिख रहा है 2Q² 2 से कट सकता है, तो हमने कहा 2Q² 2 से विभाज्य, तो P² भी चूंकि 2Q² P² के बराबर है तो हमने कहा P² भी 2 से विभाज्य होगा। चूंकि P² 2 से विभाज्य हमने कहा किस संख्या का वर्ग अगर 2 से विभाज्य तो उसका रूट भी 2 से विभाज्य होगा। P² 2 से विभाज्य तो P भी 2 से विभाज्य होगा। फिर हमने कहा कि जिस तरह हमने P 2 से विभाज्य निकाला उस तरह हमको ये भी सिद्ध करना है कि Q भी 2 से विभाज्य होगा। इसके लिए हमने क्या करा, P को 2C मान लिया, हमने P को 2C लेट किया, 2C का स्क्वायर करा, यहाँ से Q² क्या मान लिया 2C स्क्वायर है। हमने कहा चूंकि 2C² डायरेक्ट दिख रहा है 2C² 2 से विभाज्य, यानी कि Q² भी चूंकि ये Q² 2C² के बराबर है तो Q² भी किससे विभाज्य होगा 2 से। चूंकि Q² 2 से विभाज्य तो हमको पता है Q भी किससे विभाज्य होगा 2 से। हमने देखा पहली कंडीशन में P भी 2 से विभाज्य, Q भी 2 से विभाज्य। हमने कहा अगर P 2 से विभाज्य तो P के मल्टीप्लाई में 2 जरूर आ रहा होगा, Q 2 से विभाज्य तो Q के मल्टीप्लाई में भी 2 जरूर आ रहा होगा। और P और Q के दोनों के मल्टीप्लाई में अगर 2 आ रहा है तो जाहिर सी बात है कोई एक संख्या दो इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी। और अगर कोई एक संख्या दोनों को काटती है और ये संख्या आपस में कट जाती है तो सहभाज नहीं होगी, क्योंकि P/Q सहभाज नहीं है। तो P/Q की जो परिमेय संख्या की सेकंड कंडीशन है कि परिमेय संख्या जो होती है वो सहभाज होनी चाहिए। चूंकि P/Q सहभाज नहीं निकला अतः P/Q परिमेय संख्या नहीं हुई। क्योंकि P/Q परिमेय संख्या नहीं हुई और इसको √2 के बराबर माना तो √2 भी परिमेय संख्या नहीं होगी। चलो ये वाला सवाल खत्म हो गया। फर्स्ट चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करवा दिए। लगभग प्रीवियस ईयर में इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आए और लगभग इसी से पूरा पेपर आएगा। अब अगले पार्ट में लेके आएंगे सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से कह रहे हैं इसी को लगा लेना, इसी में से लगभग क्वेश्चन सारे आएंगे। 99.9% पॉसिबिलिटीज है इसी से पूरे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू, अगले पार्ट में मिलते हैं।